Hello everyone, I hope you all are doing well. Prelims PYQ Decoder Series. ऑलरेडी हमने मल्टीपल थीम्स डिस्कस करे हैं. आज दो अनकन्वेंशनल थीम्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर उन थीम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उसको डायरेक्टली यूज करके फर्दर ईयर्स में क्वेश्चन बनाती है. लेट अस सी दिस वन फर्स्ट. 2025 में वायरस पे पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट. देखो, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया. 25 में ये पूछा है. 2016 का क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स. यही जो है पीवाईक्यू आपको डायरेक्टली दिख रहा है जिसे यूज करते हुए इधर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. ऑब्वियसली इसमें मैथ लगाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट थीम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. थीम्स में कैसे प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स है उसको यूज करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है. एंड वायरस ऐसा थीम है जो कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, मेनली क्या कवर करते हैं, करंट अफेयर्स. वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता है. वायरस में भी हम फोकस करते हैं तो जो डिजीज कॉजिंग वायरस होते हैं, जीका, नीपा, ये सब हम पढ़ते हैं. बट जो बेसिक साइंस है, वायरस के जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है. थीम ये है, ठीक है, जो हमने 9th-10th में पढ़ा था. अब इसमें देखो कि सीधा पूछ रहा है वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये आपको यहां से दिख रहा है. सिमिलरली 2013 का ये क्वेश्चन है, अगेन वायरस पे ही. वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम. 2021 मतलब कि 8 साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम. इसमें वायरस ऑप्शन में है. और आपको पता है इसका आंसर वायरस नहीं किया जा सकता क्योंकि होस्ट सेल उसको चाहिए. तो अगर ये पता होगा तो ये स्टेटमेंट पता होगा. एंड आप 2013 में ये पता होता तो ये वाला आप कर लेते. एक को एलिमिनेट करना था, वायरस, सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे 1 and 2. सो सीधा आपको यहाँ से दिख रहा है कि इस वायरस वाले थीम के एग्जाम्पल पे दिख रहा है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी. इसके लिए हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नॉलेज हैं और जो थीम्स हैं उसी पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे. और लेटेस्ट 2025 में भी वायरस रेलिवेंट है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स रेलिवेंट है. ठीक है, पहला थीम ये है. सेकेंड थीम देखो, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957. अगेन ये आपको जल्दी नहीं दिखेगा आपके बेसिक सोर्स में, बट ये यूपीएससी का एक फेवरेट थीम है. मैंने अभी 4 ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं. 2025 का ये क्वेश्चन देखो, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज कंपोजिट. देखो सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू माइनिंग लीज, उस पे ये स्टेटमेंट डाला हुआ है. और ये वाला देखो 2019 का क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर हम मेजरली माइनर और मेजर जो मिनरल्स होते हैं उसे मतलब कि एक्सप्लोरेशन, रूल्स फ्रेम मेकिंग, और उसमें क्या सेंटर और स्टेट का पावर है उसके बारे में दिया हुआ है. अब इसी के अराउंड क्वेश्चन आपका घूमता है. ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है ये, कि किसके पास पावर है. अगेन ऑथराइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल. 16 में आया, 19 में आया, 25 में आया, एंड 20 में सीधा पूछ दिया कि इनमें से माइनर मतलब मेजर मिनरल्स डेजिग्नेट इनमें से कौन से हुए हैं. ये आया है क्वेश्चन. सो माइनर मेजर मिनरल्स मेजरली पीवाईक्यूज के बेसिस पे हमें प्रिपेयर करना. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है व्हेन इट कम्स टू एमएमडीआर एक्ट, या माइनर जो मिनरल्स होते हैं उसके लीज करने को लेकर या रूल्स फ्रेम करने को लेकर. इस पे क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं. सो ये दो अनकन्वेंशनल थीम्स थे जिसे यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है. और इस पे आपके पास सेल्फ मेड नोट्स या हमारे ब्लू बुक में अगर मिल रहा है तो उसे भी यूज कर सकते हो. और इस पे आप ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन लगातार आ रहा है. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से माय नेम इज़ राहुल. अगर आप नए हो इस चैनल पे, बहुत सारे नए मेंबर्स कुछ दिनों से इस चैनल पे जुड़े हैं. बहुत सारे लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, जो नहीं जानते उनके बारे उनको मैं बता दूं. मेरा नाम राहुल है और मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी से मतलब मोर देन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ. एंड बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन.
मैंने मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी सीएससी क्लियर कर रखा है, इवन फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर कर रखा है, ठीक है। देन मल्टीपल स्टेट पीसीएस का भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, ठीक है। एंड यूपीएससी के जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे सीडीएस वगैरह वो भी क्लियर कर रखा है। तो थोड़ा बहुत मेरे पास भगवान की वजह से एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैं पीवाईक्यू जो है डिकोड करता हूँ, ठीक है। और ये हमारे डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली का पार्ट है, ठीक है। एंड सेपरेटली भी मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा जितने भी थीम्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको आपके 2026 प्रीलिम्स प्रिपरेशन में सिंप्लीफाई करेगा कि कैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, उसका जो ट्रेंड है उसके थ्रू कैसे हम प्रिपरेशन करें। एंड स्पेसिफिकली जब हम लास्ट लैप में होंगे ना रिवीजन करते समय, तो किन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे में 60 to 70 टॉपिक्स बताऊंगा, फाइन। और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है करेंटली में, मैं मुश्किल से 30 मिनट्स डेली का लेता हूँ आपसे। उसमें मेरा फोकस होता है कि मैं उन आर्टिकल्स को कवर करूं जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रैदर हर चीज़ को 1.5 घंटे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस सी, ये एक आर्टिकल है आज का एंटी डिफेक्शन को लेकर। और एंटी डिफेक्शन भी ये थर्ड थीम है जिसे मैं इस आर्टिकल के थ्रू आज बताना चाहता था कि जितने भी स्केड्यूल्स हैं उसमें फिफ्थ स्केड्यूल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आ रहा है पॉलिटी में। लेकिन कोई सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल होगा जिस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो है 10th स्केड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आज जो है आपको पता होना चाहिए करेंटली में मैं क्या करवाता हूँ, रेलिवेंट आर्टिकल लेता हूँ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या अदर जो न्यूज़पेपर्स हैं, और उसी से मैं पीवाईक्यूज को कनेक्ट करता हूँ, लिंक करता हूँ उन्हीं थीम्स पे, एंड बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। मतलब कि आपको सेपरेटली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ साथ चलेगा। और डेली का इस तरह से प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका कमांड बढ़ेगा। दूसरा, मैं थीम्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा, मैं बता रहा हूँ थीम्स के अंदर सब थीम्स, जैसे कि स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में, लेकिन उसमें भी कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 5th and 10th की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से बता रहा हूँ। फर्दर जो है मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 वीडियो में पूरा वर्ल्ड मैप में पढ़ाऊँ, उसके लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। मतलब कि 1-2 नहीं तो 3 वीडियो के अंदर बेसिक्स कवर करूँ वर्ल्ड मैप का, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन जो करंट न्यूज़ में है उसको भी कवर करूँ, कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियोज़ में उसको निपटा दूँ। और आपका जो वर्ल्ड मैप वाला इशू है ना, और फिर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया की जो मैपिंग है उसको भी मैं कवर कराऊँगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, इस पे जो है रिवीजन नोट्स बना के आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो में 1-1.5 घंटे की ला सकता हूँ कि आप क्विकली रिवाइज कर लो और उन थीम्स पे रिवीजन करो जो इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड मैप में भी मैंने थीम्स शेयर कर रखे हैं कि एग्जैक्टली यूपीएससी कहाँ से पूछता है। एक नया ट्रेंड यूपीएससी का निकला है कि कू, ठीक है, कू होता है किसी अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, कोई सिविल वॉर हो रहा है किसी कंट्री में, तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड मैप में, जो न्यूज़ में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैं कवर करवाऊँगा। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर है या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे, जो कि आपको अनकन्वेंशनल लगता है, वो मिलता नहीं है जल्दी, और उस पर कंटेंट भी मिलता है तो बहुत हैवी मिलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे इस तरह के वीडियोस बना के आपको प्रेजेंट करूँगा फर्दर आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल एंटी डिफेक्शन को लेकर है। हमें नहीं जाना है कि इस पार्टी में क्या हुआ, बस एक चीज़ थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि बिहार में टोटल 6 एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उनके मतलब कि उनको लेकर ऐसा न्यूज़ चल रहा था कि जो अपोजिशन के उनके जो पार्टीज हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट में अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट है एनडीए की, तो उनके कुछ मिनिस्टर्स या कह लो नेता ये बोल रहे थे कि 6 आउट ऑफ 6 एमएलएज ऑफ कांग्रेस ना वो डिफेक्ट करके एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। बस मुझे इतना बताना था, और मैं आप लोगों से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers shall be final. So basically 10th schedule में क्या ओपिनियन होता है प्रेसिडेंट के डिसीजन का, ये आपको बताना है, सही है गलत है, क्या उनका डिसीजन फाइनल होगा। और दूसरा,
पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है 2022 से एंटी डिफेक्शन पे। इसमें आपको क्वेश्चन ये आ रहा है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। सो बेसिकली इसमें यह कह रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। सो लॉ जो है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, वो ये कहता है कि मतलब कि टाइम फ्रेम उसमें तय नहीं है, स्पीकर या चेयरमैन कितने दिनों में तय करेंगे, डिसीजन लेंगे एंटी डिफेक्शन पे। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। देन वी हैव दिस, ये तो इजी पीजी है, 2014 का है, एंटी डिफेक्शन पे ही, ये दिखाने के लिए कि ये थीम रिपीट होता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। फिर भी आप आंसर कर देना, तीसरा क्वेश्चन है आज का। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है, इसका डी होगा आंसर। देन वी हैव इंसर्टेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रीजन बिंग कि उस समय जो दल बदल था, आया राम गया राम, बहुत प्रिविलेंट हो गया था। एंड वो जो मैंडेट है ना पीपल का, उसको आप एक तरह से वायलेट कर रहे थे, तो इस एक्ट को लाया गया। इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इस स्केड्यूल को लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ को इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया 1985 में। तब प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे भारत के? राजीव गांधी। इस तरह से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। दोनों रीजन है। एक तो आपको पॉलिटिकल जो डिफेक्शन होते हैं पर्सनल गेन की वजह से, और इस तरीके से मैंडेट जो है जनता का वो आप वायलेट करते हो। सेकेंड, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, इस तरह से कभी भी गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसमें संख्या बल कम हो जाएगी। यू रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी का एक फेमस भाषण है हमारे पार्लियामेंट में कि संख्या बल के सामने हम सर झुकाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, रील्स में वो लगातार आता है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, रील्स तो बिल्कुल नहीं देखते होगे। ओके, सो हाँ, तो व्हेन डज डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई, तो इस पे भी क्वेश्चन आया था 2022 में, आप देख सकते हो कब डिस्क्वालिफिकेशन लगता है। तो आप देख सकते हो कि वॉलेंट्रीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई इंसान है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, एमपी है, ठीक है, अगर वो वॉलेंट्रीली किसी पार्टी से जिससे वो इलेक्ट हुआ है अगर गिव अप कर देगा तो उसका मेंबरशिप चला जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड, वोटिंग एब्सटेनिंग अगेंस्ट पार्टी विप विदाउट प्रायर परमिशन। तो पार्टी विप के अकॉर्डिंग अगर आप वोट नहीं करते हो या एब्सटेन कर देते हो वोटिंग के दौरान, तो आपके ऊपर तब एंटी डिफेक्शन लागू हो सकता है। थर्ड इज इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। बेसिकली इंडिपेंडेंट मेंबर जब चुन के आते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो निर्दलीय आए हैं ना, उनको तो जनता ने किसी पार्टी से नहीं चुना है, तो इस बेसिस पे। एंड द फोर्थ वन, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग अ पार्टी आफ्टर 6 months। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो कोई मेंबर नॉमिनेट हुआ, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो अगर वो 6 months के अंडर, जिस दिन से उसने शपथ ली और 6 महीने तक के अंदर अगर वो इंसान किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। और अगर वो ज्वाइन 6 महीने के बाद करता है तब उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। आया समझ? विद इन 6 months, जब से उसने ओथ ली है, ठीक है, तब से अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बट 6 months के बाद लेगा ना, तब उसके ऊपर लगेगा। और डिसीजन मेकिंग जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो कौन होता है? स्पीकर, जो कि लोकसभा में, या कह लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या चेयरमैन ऑफ द हाउस, जो कि राज्यसभा की बात हो रही है। और जुडिशियल रिव्यू इस पर लग सकता है। फाइन। अब एक और अमेंडमेंट हुआ था जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 2003 में। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो 1985 में एक्ट आई थी उसके बेसिस पे क्या था कि 1/3 मेंबर स्प्लिट कर सकते हैं पार्टी से। मतलब कि जस्ट सपोज एक पार्टी है जिसमें 9 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। सपोज पार्टी ए है जिससे 9 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब अगर 1/3 मेंबर जो है ना वो एक साथ निकल के किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा 1/3। लेकिन जो 2003 में जो इसको अमेंड किया गया उसमें यह कहा गया कि 2/3 होना चाहिए। अब जैसे अभी कांग्रेस के 6 MLA 6 के 6 पे आरोप लग रहा है या सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो मास डिफेक्शन कर रहे हैं, तो ये तो 2/3 से भी ज्यादा है ना। 2/3 कितना होगा 6 का 4 MLA। 4 MLA भी जाएंगे डिफेक्ट करके किसी और पार्टी या अलायंस में जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले क्या था 2 MLA तो नहीं लगता, अब 6 के 6 जा रहे हैं तब तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा और स्पीकर जो है वो बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो है यहाँ लागू ही नहीं होगी। तो यही चेंज किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर एंटी डिफेक्शन या 10th शेड्यूल, और वो पहला तो 52nd है, दूसरा 2003 का 91st है। जो चेंज लाया गया था 2/3 मेंबर जो है वो अलाउड था कि वो डिफेक्ट कर सकता है एक साथ, जिसको कहा जाता है मर्जर ना कि स्प्लिट। ओके यही है पूरा। इस आई थिंक इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और प्रोविजन था वो मिनिस्टेरियल चीज को लेकर था। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में करे, ठीक है। मुझे और भी आर्टिकल्स डिस्कस करने। नाटो, ठीक है, नाटो न्यूज में है लगातार, 2025 का क्वेश्चन है, मेंबरशिप पे पूछा था, आप लोग इसे अटेम्प्ट करो। दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ द डे। सो नाटो और यूएसए कह लो टू बी प्रिसाइजली, ट्रम्प के बीच में लगातार जो है ग्रीनलैंड को लेकर चीजें जो है मतलब अच्छी नहीं चल रही थी। अब क्या हुआ कि हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे हैं या नहीं आई डोंट नो, तो ये अभी डेवोस में जो एनुअल मीटिंग होती है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, इवन हमारे सीएम्स भी गए हैं महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, आसाम के, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स से मीट करते हैं और फ्यूचर जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो ट्रम्प साहब भी वहाँ गए हैं और वहाँ उनके और नाटो मेंबर्स के बीच में थोड़ी बहुत अच्छी जो है न्यूज़ आ रही है कि इनके बीच में जो ग्रीनलैंड को लेकर है पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कह लो, जो ट्रम्प के जो सोशल मीडिया हैंडल है ट्रूथ पर ये आया है कि इनके बीच में प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। प्रोडक्टिव बातचीत हुई मतलब कि जो ये एनेक्स करने की बात कर रहे थे उसको लेकर मे बी प्रोसेस ऑफ धीरे होगा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो अब ना एक विस्तार में नाटो मेंबर्स के और इसके बीच में ट्रम्प के बीच में बातचीत होगी। तो ट्रम्प ने एज यू नो कि 8 कंट्रीज के ऊपर अनाउंस किया था कि फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जो कंट्री है दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क की ही टेरिटरी है ना, सेमी ऑटोनोमस रीजन है ग्रीनलैंड। हम बात कर चुके हैं इस पे, मुझे नहीं लगता इस पे बार बार मैं बोलूं, फालतू में इसको बढ़ा के एक्सटेंड करूं। सो इस चीज़ को रोल बैक कर लेते हैं। ट्रम्प बोलते हैं कि जो बातचीत है प्रोडक्टिव ही विद द नाटो जो मेंबर्स हैं, जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो ये जो टैरिफ लगाने वाले थे 10% इन फरवरी और जून में फर्दर 25% कर देते, वो अभी इन्होंने रोल बैक कर लिया है। क्वेश्चन है आपके सामने में, नाटो के मेंबर्स कौन से हैं? नाटो में 32 मेंबर्स हैं टोटल, 2 न्यूली जो है इंक्लूड हुए थे, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन इन न्यूज। और रशिया जो लगातार प्रेशर बना रहा है या यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा था, तो इस वजह से नाटो लगातार न्यूज में रहा है। तो हमें क्या है कि बस हमें थोड़ी बेसिक समझ लेना है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ओके, वी हैव दिस थिंग, आई मीन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि विड्रॉ कर लिया है जो प्रपोज टैरिफ था 8 यूरोपियन कंट्रीज पे। नाटो क्या है हम देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वाशिंगटन ट्रीटी 1949 में से जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था या स्टार्ट किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5 जो इस वाशिंगटन ट्रीटी में है कि अगर आप एक कंट्री पे अटैक करते हो तो सारे कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। पर्पस यही था कह लो कि जो यूएसएसआर है ना वो ईस्टर्न यूरोप में आगे ना बढ़े, तो इस मिलिट्री अलायंस को लाया गया था। एक और चीज़ मैं कह रहा था, मैंने जैसे एग्रीकल्चर बोला उस पर 1-1.5 घंटे का वीडियो बना के नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसी तरीके से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कि एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है इकोनॉमिक, ठीक है, जैसे कि
और एक होता है मिलिट्री लेवल पे जो अलायंस होते हैं, जैसे कि नाटो उसका एग्जाम्पल है, जिस पे 2025 में क्वेश्चन भी आया। तो मैं सोच रहा हूँ सबको एक क्लब करके एक वीडियो बना के आपके लिए जल्दी से रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रोविजन मैं करूँ, मतलब व्यवस्था आप लोगों के लिए करूँ विद इन फ्यू डेज। अब नेचर क्या है? मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस, नॉट अ इकोनॉमिक ब्लॉक। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। टोटल 32 मेंबर्स हैं और 12 मेंबर्स के साथ स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली यूएस तो होगा ही, उसके साथ साथ जो प्रोमिनेंट कंट्रीज थे यूरोप के, यूके, फ्रांस वगैरह, इसमें तब फाउंडिंग मेंबर्स थे। अभी 32 मेंबर्स हैं, 2 ज्वाइन किया है, फिनलैंड ने 2023 में एंड स्वीडन ने 2024 में। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जो अभी हो रही है चीज़ें? तो एक्सपेंशन स्ट्रेंथेंस नाटोस नदर्न एंड आर्टिक फ्लैंक, ये जो एक्सपेंशन हुई है, तो आपको पता होगा कि, हाँ एक चीज़ और मुझे बताना, आर्टिक काउंसिल जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कितने कंट्रीज हैं जो नाटो के भी मेंबर हैं एंड आर्टिक काउंसिल के भी मेंबर हैं? मे बी यूपीएससी हो सकता है इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दे, बार बार ये न्यूज़ में है। और आर्टिक रीजन में जो है डोमिनेंस की वजह से ही ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है यूएसए। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने कंट्रीज हैं विद टेकिंग देयर नेम्स। यू हैव टू गिव द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज जो कि नाटो के भी मेंबर्स हैं और आर्टिक काउंसिल के भी, मतलब ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, सो लेट अस मूव। और ये जो कंट्रीज जुड़ रही है तो इसका ये फायदा है कि आर्टिक रीजन में नाटो की प्रेजेंस बढ़ रही है और रसिया का इन्फ्लुएंस एक तरह से जिस तरह से था वो कम होगा। ऑब्वियसली एक पावर जो है डोमिनेटिंग पावर अगर आ जाएगी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर के लिए मुश्किल होता है। ओके, तो यही है आर्टिक रीजन में सिक्योरिटी। नाटो जितना स्ट्रेंथन होगा वो रशिया के इंटरेस्ट में वो खतरनाक है या हानिकारक है। चलते हैं हम आगे। आपका ये रिवीजन हो गया होगा, नाटो अच्छे से न्यूज़ में रहता है और हर मेंबर कंट्रीज को आप याद रख पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना याद करना। मैं तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचने का, कोई ट्रिक नहीं, बट लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना, करेंटली कवर करने का फ़ायदा आपको यहाँ दिखेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। और मैं एग्ज़ाम हॉल में होता, मैंने 25 का अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो मैं वही तरीका अपनाता जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम क्वेश्चन में चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या ही मतलब इसको लास्ट के लिए, लास्ट क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन ऑफ द डे, देख लेते हैं। देखो, और हमें पता था, न्यूज़ की वजह से हमें ये पता है कि स्वीडन एंड फिनलैंड ने नाटो रिसेंटली ज्वाइन किया, ये तो हम श्योर थे। ठीक है, अब इसमें देखो कि 2 कंट्रीज मुझे दिख रहे हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूट्रल स्टांस रखा है शुरू से ही टुवर्ड्स वेस्टर्न ब्लॉक, कहा जाता है डिफैक्टो वेस्टर्न ब्लॉक के ही पार्ट, लेकिन उन्होंने नाटो कभी ज्वाइन नहीं किया। तो ऑस्ट्रिया जो है, इस वजह से मैं इसको काटता। एंड दूसरा है सर्बिया को माना जाता है कि वो अलाई है ऑफ रशिया। ठीक है, तो ये 2 कंट्री तो सीधे चले गए जो मुझे जितना नॉलेज है। और आप लोगों को याद होगा टर्किक काउंसिल कंट्रीज भी पूछा गया था 2 या 3 साल पहले, तो उसमें एक कंट्री था आई रिमेंबर अर्मेनिया, और टर्की काउंसिल जो है वो उसको लीड करता है टर्की। तो अर्मेनिया के साथ जो अजरबैजान का इशू चल रहा था, इस वजह से मैंने उसे हटाया था। ठीक है, सिमिलरली एक और कंट्री था जिसे मैंने हटाया था, आंसर पे इसी तरीके से पहुंचा था। तो वो न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते हो, आपकी जो नॉलेज जो है ब्रोडन होती है, जो आपको मल्टीपल एंगल से चीज़ें दिखती है, तब आप ऐसे आंसर्स पे पहुंच सकते हो। 32 के 32 आप याद रख पाओगे मेंबर्स, बहुत मुश्किल है, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को अगर हटाओगे तो आंसर पे पहुंच जाओ, सॉरी सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया। बाकी कंट्री तो आपको पता है, क्रोएशिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये रिसेंटली ही कंट्री निकल के आया था। आई थिंक सर्बिया का ही था ये हिस्सा, और इसी वजह से वेस्टर्न कंट्री नहीं, सर्बिया, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सर्बिया का ही हिस्सा है, आई हैव टू चेक। ओके, सो मतलब ग्रीस के आसपास है ये। ठीक है, तो मेरे को ये कहना है आपको कि हाँ, तो इन दोनों को हटाओगे, इनको लेकर आप श्योर हो कि ये दोनों नहीं है, तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, ओनली 4 होगा। इनके भी आंसर्स बता देता हूँ। 10th स्केड्यूल होगा 3 का डी, और इसमें पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, हम देख चुके हैं ये गलत है कि 6 मंथ्स के पहले ही एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, बाद में लग जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट, यस टाइम बाउंड मैनर में तय नहीं किया गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल टाइम्स कहती है कि जल्दी डिसीजन लीजिए स्पीकर्स और चेयरमैन को। और
10th शेड्यूल के अंदर स्पीकर चेयरमैन के पास पावर होता है डिसाइड करने का, एंटी डिफेक्शन पे प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड यस, पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन किया गया है। किसी को कुछ ना समझ आए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में नहीं जाना है, आप बस सोचो 10th शेड्यूल जो इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब भी डिफेक्शन वगैरह की बात की जाती होगी तो सेंटर स्टेज पे आपको पॉलिटिकल पार्टी ही रखना पड़ता है। तो आप ये सोच सकते हो, वैसे भी काफ़ी निगेटिव स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से डी होगा इसका आंसर, यही मुझे बताना था। आगे चलते हैं हम। ट्रंप से जुड़ा हमने एक न्यूज़ देखा, दूसरा न्यूज़ ये है बोर्ड ऑफ पीस। ये न्यूज़ में है लगातार, और काइंड ऑफ एक यूएन का पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप जो है ना, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप जो है ना 21वीं सेंचुरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस पे पीवाईक्यू तो अभी तक आया नहीं है, अभी तो रिसेंटली इनिशिएट ही किया गया है, बट इस पे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है, इसीलिए हम इसे कवर करेंगे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस क्या है। एक प्रपोज जो आपको पता होगा कि गाजा पीस प्लान में ट्रंप ने प्रपोज किया था कि एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो लीड करेंगे, दैट इज ट्रंप। एंड वो बॉडी जो है ना गाजा और इसराइल के बीच में, टू बी प्रिसाइज पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसमें रिजॉल्व करने की उसे कोशिश करेगा, और गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करेगा पोस्ट वॉर जो हुआ है बिटवीन हमास एंड इसराइल, लगातार 2 सालों तक चला था। तो ये पर्पस था, बट अब इस चीज़ को ट्रंप ने कहा कि हम अक्रॉस द ग्लोब जो इशू चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसमें भी बोर्ड ऑफ पीस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने 59 कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा, सो दैट जो इनॉग्रल मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ पीस की, कहाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई, कल हुई, तो उसमें 59 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया को इनविटेशन भेजा, ठीक है, जिसमें ओनली 19+1 दैट इज 19 कंट्रीज आई पार्टिसिपेट करने, और 1 जो है यूएस खुद है। अब 19 कंट्रीज प्लस 1 जो आई है, उसमें कई ऐसे यूरोपियन जो एलाइज रहे हैं यूएसए के, वो भी प्रेजेंट नहीं थे एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो समिट हो रहा है, ठीक है। वैसे इनका बयान है एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रंप। ट्रंप पता है बरबोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो यस, बट रियलिटी कुछ और है। अब इस जो ग्रुपिंग है इसका मेंबर बनने के लिए, परमानेंट मेंबर बनने के लिए आपको $1 बिलियन पे करना पड़ेगा, ये भी क्लॉज है इसके अंदर। अब मुझे ये समझाना है कि इंडिया को भी इनविटेशन आया और इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं 4-5 रीजंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके पीछे का कारण है, ये क्यों नहीं बताना चाहता हूँ कि कई लोग हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, कई लोग हैं जो मल्टीपल उनके मेंस आने वाले हैं, तो उनके लिए 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्यों इंडिया ने अभी तक इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट किया। फर्स्ट थिंग इज यूनाइटेड नेशन, आप उसके अगेंस्ट एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हो, और यूनाइटेड नेशन, चाहे भारत उसमें रिफॉर्म चाहता है, बट मल्टीलैटरलिज्म में इंडिया बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। अभी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें डेफिनेटली इंडिया चाहता है चेंज हो, चाहता है इंडिया की उसमें रिफॉर्म्स हो, बट ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ही ना हो, इसके फेवर में इंडिया नहीं रहा है कभी भी, ठीक है। सो यस, ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न वी हैव कि एक तो स्ट्रैटेजिक हमारी ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो सकती है इसमें इंटर करने के बाद। क्या इसके पीछे का रीज़न है? रीज़न ये है कि यूएस लेट अलायंस है, ठीक है। अब यूएस में इसके प्रेसिडेंट ट्रंप कब तक रहेंगे, इवन इनफैक्ट अगर वो प्रेसिडेंट नहीं भी रहते हैं तब भी इसके हेड होंगे, क्या है कैसे, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होंगे, क्योंकि डिसीजन जब तक ट्रंप रहेंगे वही लेने वाले हैं, आप बस वहाँ पे खड़े होके एज अ पार्टिसिपेंट ही रह सकते हो। तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे भी सवाल उठेगा, मे भी आगे, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन है 1 बिलियन, ये मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है। वर्ल्ड पीस के लिए हमें 1 बिलियन देना पड़ेगा परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो ये थोड़ा सा आप खुद समझो कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप खड़े कर रहे हो। आप कह सकते हो इस पैसे को आप यूज़ करोगे फॉर द पर्पस ऑफ पीस हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें, बट अगेन ये मैंडेटरी कर रखा है। तो जो गरीब नेशंस हैं उनके लिए आपने क्या छोड़ा है, और इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो फिर मैसेज क्या जाएगा। जो छोटे टीनी कंट्रीज़ हैं, मतलब कि आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनकी बात फिर उठेगी, वो भी कहेंगे ये इंडिया क्या कर रहा है। देन वी हैव द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है पैलेस्टीनियन स्टेट पर,
कि भारत हमेशा से ही कहता रहा है कि टू नेशन थ्योरी जो है उसमें बिलीव करता है भारत, दैट इज इजराइल भी एग्जिस्ट करे और पैलेस्टीन भी करे। अब ये जो गाजा पीस प्लान है या कह लो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें फोकस ज़्यादा है ऑन गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में, मतलब रियल एस्टेट वाला काम। पॉलिटिकली आप गाजा के लिए क्या, मतलब कि पैलेस्टीन के लिए आप क्या ऑप्शन छोड़ रहे हो, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो गाजा पीस प्लान है इज फोकसिंग मोर ऑन गाजाज रिकंस्ट्रक्शन, जो कि वॉर के टाइम में तबाह हो गई है। रैदर कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी टू द पैलेस्टीनियन स्टेट, उस पर बात नहीं हो रही है। तो हम अपने लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारा रहा है स्टैंड, उसी के फेवर में मे बी पार्टिसिपेट करने के बाद हम उसी के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो फिर वो भी एक सवाल उठाएगा। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वहाँ होना। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कल उस मीटिंग में साथ में ही बैठे थे ट्रम्प के बगल में, तो पाकिस्तान को भारत हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उस पर सवाल उठाता रहा है, बीइंग अ टेररिस्ट नेशन। तो पाकिस्तान का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट, ये पार्टिसिपेट करना, और ट्रम्प जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो फिर भारत के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाता है। तो दीज 5 पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चले हम आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हिमालयन इकोसाइड। एक टर्म है इकोसाइड जो आज के एडिटोरियल में आया था, मुझे वही डिस्कस करना था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है इकोटोन वगैरह, ये ऐसे टर्म्स जो है यूपीएससी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडिटोरियल में है क्या। कि न्यूज़ है कि जो अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है हिमालयन रीजन में, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। और हिमालय का जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल है, pushing the region towards an ecological collapse, increasing disasters like landslide, floods and glacier risk. अब जो अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हिमालय में हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे जो है डिजास्टर्स आ सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, फ्लड्स आ रहे हैं, इनफैक्ट ग्लेशियल रिस्क, ये सारी चीज़ें। तो अब इसी चीज़ को हम इकोसाइड से जोड़ के देखते हैं। क्या है इकोसाइड? A large scale destruction of ecosystem causing severe long term environmental damage that threatens human and ecological survival, often discussed as potential international crime. So इसको देखा जाता है ICC के अंदर भी, देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, तो इसको एज अ पोटेंशियल इंटरनेशनल क्राइम, जैसे जेनोसाइड वगैरह होता है क्या ये? कि आप लार्ज स्केल जानबूझ के डिस्ट्रक्शन कर रहे हो इकोसिस्टम का, causing severe long-term environmental damage that threatens human and ecological survival. समझ गए? सिंपल है कि आप जो कर रहे हो ना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इकोलॉजी या ह्यूमन सर्वाइवल पे ही सवाल उठ रहे हैं या दिक्कत आ रही है, तो उसे हम इको साइड कहते हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल अभी क्राइम माना गया, अभी डेजिग्नेट नहीं किया गया है, बट इसको ना इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उसमें बहुत प्रेशर बन रहा है कि इसको एज अ इंटरनेशनल क्राइम घोषित करे। और इसी चीज़ को आज के एडिटोरियल में बताया जा रहा है, एज अ मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि इकोसाइड हो रहा है हिमालय में। देखो, अ डेंजरस मार्च टुवर्ड्स अ हिमालयन इकोसाइड। तो हमारे लिए ये टर्म यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी ये जो है मेंस के लिए है, आपको नोट्स इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। अब आते हैं दिस आर्टिकल। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 16 इयर्स से जो कम के एज के बच्चे हैं ना, उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। बहुत न्यूज़ में था, बहुत मीम्स बने। अब उसी तर्ज पे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है ऐसा सोच रही है कि सोशल मीडिया बिलो जो 16 इयर्स के बच्चे हैं उनके लिए बैन कर दिया जाए। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग कि जो हमारा कम्युनिकेशन है और इन्फोटेक, हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पहले मैं ये बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया बैन के लिए कोई लॉ नहीं बनाया है, बट सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस के लिए पार्लियामेंट ने जो एक प्रॉपर लॉ बनाया था, दैट इज आईटी एक्ट, जिसके सेक्शन 69A, ये देखिए ध्यान से, उसमें ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सोशल मीडिया बैन करे फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, जरूरत पड़ती है ना, कॉम्युनल वायलेंस, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, तो इस वजह से सेंटर के पास पावर है, स्टेट्स के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर ग्रांट करेगा तब कर पाएगी स्टेट्स। ठीक है, वैसे
18 साल से कम के बच्चे, मतलब कि भारत में 18 साल से जो कम के लोग हैं उनको बच्चे ही माना जाता है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 मैंडेट्स वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट फॉर चिल्ड्रंस डेटा। अब छोटे बच्चे जो होते हैं 18 साल से कम, उनको नहीं पता है फ़ोन चलाते हुए, सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, गेम्स खेलते हुए कि पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है। तो कुछ जगह जो है ना, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली आया था 2023 में, वहाँ पे पेरेंट के जो है ना, पेरेंट्स से पूछा जाता है, उनके कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कि आप जो अभी देख रहे हो, कर रहे हो, तो वहाँ पे उनकी कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा बहुत रेगुलेशन है, कह लो, लेकिन कंप्लीट बैन की तो बात ही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश ऐसा सोच रहा है, उसको सेंटर के पास जाना पड़ेगा, एंड ऑन दैट बेसिस सोशल मीडिया पे आंध्र प्रदेश में फॉर बिलो 16 ईयर्स जो बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही लाइंस पे उस पर जो है बैन लगेगा। ठीक है, और इसका बेसिक्स आपको समझ आ गया होगा। मैंने यूनियन लिस्ट बताया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन मैंने बताया आईटी एक्ट के सेक्शन 69 जो है, उसमें सेंटर के पास सोल अथॉरिटी है कि वो बैन लगाए। ठीक है, एंड देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में बताया कि जिसमें कि कहीं कहीं जो है ना, पेरेंटल जो है कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है 18 साल से कम के बच्चों के लिए। तो पूरा आज का यही आर्टिकल्स है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड हम इसे अगेन कंटिन्यू करेंगे, और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। फोकस मैगजीन भी आ रही है, तो हमने जो पढ़ा है ओवर द सो मेनी मंथ्स, वो सब रिवाइज हो जाएंगी। कई लोगों ने नोट्स भी बनाए हैं, कई नहीं, बहुत सारे लोगों ने, और मुझे भेजते भी हैं। तो आप उन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई डाउट मत रखना। ठीक है, एंड बिल्कुल सत्यम सर क्लासेस इसके लेंगे तो और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और बाकी हमारा डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव, यू नो कि अभी जो फोकस है वो आएगी अप टिल दिसंबर, जो हम ऑलरेडी करेंटली में कवर कर चुके हैं। बाद में अपडेट होके जो 3-4 महीने होते हैं ना इस साल के, वो आएगी। तो अभी तो आप डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर करो, बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ थीम्स पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें जो अपडेट आ रहा है उस पर, उसको हम देखेंगे, और बेसिक्स भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। किया ना आज रिवाइज, नाटो, एंटी डिफेक्शन, ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, और जो नया एडिशन हो रहा है, इंटरनेशनल बॉडी जो बन रहे हैं पॉलिटिकल मिलिट्रीली, उनको भी हम देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब जैसे डायरेक्टली आप फोकस पे जाओगे, अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं कवर कर रहे हो, इनफैक्ट मैं उम्मीद करूंगा आप सब कर रहे हो, डायरेक्टली जाओगे तो हो सकता है थोड़ा ग्रास्प करने में समय लगे, बट वो सॉल्यूशन है बिल्कुल। जो लेंदी कंपाइलेशन वगैरह आती है उसमें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आजकल जो है, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, अ, पता है ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ के वो निकाल रहे हैं, मतलब कि कंपाइलेशन, उसमें करंट अफेयर्स क्या। ठीक है, तो 1000-1500 पेजेस के आप वो रट्टा मार रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो फोकस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कितने कम पेजेस में, कल ही सत्यम सर ने बताया कि सब कुछ कवर हम करा देते हैं, 500 प्लस टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स आप कवर करोगे विथ PYQ प्रैक्टिस, एंड थीम्स वगैरह भी बताता जाऊँगा, और जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी पाइपलाइन में जो मैं खुद अपने लेवल पे लेना चाहता हूँ, एंड सर भी अलाउ करते हैं। तो आपका सारा चीज़ इधर से कवर होता रहेगा। ठीक है, आज 2 चीज़ें और भी हैं। एक तो बसंत पंचमी होता है, सरस्वती पूजा, इसकी भी आप सबको बधाई। एंड सेकेंड थिंग इज़ पराक्रम दिवस, दैट इज़ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज बर्थडे है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल्स में, सारे लोग मतलब कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको हम आइडियलाइज करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना जो हीरो होते हैं, मतलब आप उनके फ़ैन बन जाते हो, मतलब उनके बारे में आप खुद से जाके गूगल पे देखते हो कि ये इंसान कैसा था, इनकी व्यक्तित्व या लाइफ कैसी रही होगी। तो उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस है। तो मैं भी इनको मतलब कि बहुत आइडियलाइज करता हूँ, काइंड ऑफ फैन कह लो। वो नहीं है हमारे साथ, नहीं मतलब कि बहुत साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, पर फिर भी उनको एज अ फैन हम देखते हैं कि आप फ्रीडम फाइटर तो बिल्कुल हो ही, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इमेंस है। लेकिन अगेन पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे भगत सिंह है, 20-21 साल के, मतलब लड़के ही कह सकते हो, तो उन्होंने इतना कुछ सोचा, तो आप फैन बन जाते हो। चंद्रशेखर आज़ाद, इनफैक्ट गांधी के भी का भी फैन हूँ मैं, ये मैं वो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। यस, गांधी की पर्सनैलिटी भी है, मतलब कि आप
समझ नहीं सकते उनको। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब समझ पा रहा हूँ गांधी ने ये किया, वो किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। बट आपको नहीं पता है कि उन्होंने क्या-क्या किया है। मतलब उनकी जो एबिलिटीज़ थी और उनकी जो सोच थी बहुत आगे थी। हम नहीं कर सकते उनके उनकी तुलना। तो छोटा मुँह बड़ी बात, गांधी को मत समझना जैसे आप समझ रहे हो, जैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो। गांधी वाज़ टू मच अहेड ऑफ टाइम एंड आई कंसिडर हिम द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन एवर, मेरे हिसाब से। ठीक है। सो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, भगत सिंह, गांधी एंड मेनी मोर, सरदार पटेल एंड कई कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी नहीं लिए गए। तो इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही 2021 से ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी को स्टार्ट किया गया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनल लेवल पे। थैंक्स टू द करेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे तो अपलॉड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से भी कम नहीं है। ठीक है। सो यही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं हम कल और नए थीम्स डिकोड करेंगे एंड फिर हमारा जो है डेली करंट अफेयर्स उसे भी PYQ थीम्स पे कवर करेंगे और आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करोगे और उतना ही डिस्कस करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, ना कि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन बैठ के हमें डिस्कस करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।